हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस न्यू वीडियो। आज स्टार्ट करेंगे हम अपना न्यू टॉपिक जिसका नाम है मार्जिनल एंड एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। देखेंगे इन दोनों में बेसिकली डिफरेंस होता क्या है, ठीक है। और इसके अच्छे से 4 से 5 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे जिसको आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि मार्जिनल और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में डिफरेंस होता क्या है और किस टाइप से इसके क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, ठीक है। तो देखते हैं, मैंने आपके लिए दोनों ये एक शीट्स बना ली हैं जिससे आपको प्रॉपर समझा सकते हैं कि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग और मार्जिनल कॉस्टिंग में डिफरेंस होता क्या है। तो आइए समझते हैं दोनों में डिफरेंस, ठीक है। तो ये मैंने आपके लिए इनकम स्टेटमेंट बना ली, किस चीज की, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग की। सबसे पहले समझते हैं एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, फिर समझेंगे मार्जिनल कॉस्टिंग। मार्जिनल कॉस्टिंग वही है जो आपने नॉर्मल चैप्टर्स में पढ़ा हुआ है, अब इससे थोड़ा सा डिफरेंस होता है क्या, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, ठीक है। चलिए समझते हैं इसे। इन दोनों में अगर बेसिकली मैं आपको डिफरेंस बताऊं तो बेसिकली डिफरेंस होता क्या है इसमें। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में होता है कि जो हम इसके एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में स्टॉक की वैल्यूएशन करते हैं, क्या करते हैं, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में स्टॉक की वैल्यूएशन करते समय हम वेरिएबल एज वेल एज फिक्स्ड दोनों खर्चों को कंसीडर करते हैं। लेकिन जब हम मार्जिनल कॉस्टिंग करते हैं, मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर स्टॉक की वैल्यूएशन करते समय ओनली क्या लेते हैं, ओनली वेरिएबल खर्चों को कंसीडर करते हैं, ठीक है। आइए ये चीज समझेंगे और बहुत इजी है, और ये और आपको जब क्वेश्चंस ट्राई करेंगे उससे आपको बहुत ज्यादा इजी लगने लगेगा, ठीक है। चलिए समझते हैं। देखिए सबसे पहले क्या दे रखी है, सेल्स आपको क्वेश्चन में डायरेक्टली गिवन होगी। अगर डायरेक्टली गिवन नहीं है तो यूनिट्स इनटू सेलिंग प्राइस पर यूनिट करके आपका सेल्स आ जाएगी, ठीक है। फिर हम लिखेंगे प्रोडक्शन कॉस्ट। प्रोडक्शन कॉस्ट में क्या है, डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड, डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड इनटू पर यूनिट करके आपके पास डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट आ जाएगी जो कि क्या है, वेरिएबल कॉस्ट। ऐसे ही आपके पास क्या है, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, आपके पास ऐसी डायरेक्ट लेबर कॉस्ट आ जाएगी, ठीक है। पर यूनिट करके अगर दे रखा होगा तो वो भी आ जाएगी। फिर है हमारे पास यहाँ पर वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, आपके पास ये भी सिंपल आ जाएगी जो भी मैन्युफैक्चरिंग के हिसाब से दे रखा होगा। अब यहाँ पर ये आता है एक नया कंसेप्ट जिसकी वजह से, जो मैं आपको बता रहा था, जिसकी वजह से हमारी कॉस्ट क्या होती है, चेंज। अब इसको निकालने का भी एक थोड़ा सा ट्रिकी होता है क्वेश्चन में, वो मैं आपको क्वेश्चन के साथ समझाऊंगा। अभी आपको यहीं पे ऐसे समझना होगा कि जो हमारा वैल्यूएशन, जो मैंने आपको बताया कि फिक्स्ड खर्चे भी कंसीडर करते हैं हम कहां पर, एब्जॉर्प्शन में। हम इसी फिक्स्ड वाले की बात कर रहे थे कि स्टॉक की वैल्यूएशन। अब देखिए हम स्टॉक की वैल्यूएशन कहां पे कर रहे हैं, यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक। इन दोनों को निकालते समय हम क्या कंसीडर करते हैं, फिक्स्ड खर्चे भी कंसीडर करते हैं, ठीक है। इसी की बात कर रहे थे कि स्टॉक की वैल्यूएशन करते समय इन केस ऑफ एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग हम किस किस को कंसीडर करते हैं, वेरिएबल एक्सपेंस एज वेल एज फिक्स्ड एक्सपेंस दोनों को कंसीडर करते हैं, ठीक है। देखिए ये वाली चीज आपको 100% जब क्वेश्चंस करेंगे तो बहुत अच्छी तरह मतलब क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो इसके बाद निकल के आ जाता है हमारे पास यहाँ पर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकलने के बाद हम क्या करेंगे, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड। अब सर ये कहां से निकल कर आएगी, सर ये आपको क्वेश्चन में गिवन होगी, ये हमारी पिछले साल का डेटा होगा, पिछले साल के डेटा से ये वाली चीज निकल कर आ जाएगी, ठीक है। अब क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड कहां से आएगा, सर जो ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होगा हम इससे निकालेंगे क्लोजिंग स्टॉक। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। फॉर एग्जांपल हमारी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है ये है 1 लाख यूनिट्स। 1 लाख यूनिट्स की कितनी निकल के आई है, कॉस्ट निकल के आई है 10 लाख, ठीक है। 1 लाख यूनिट्स की, लो मैं आपके लिए लिख देता हूं यहाँ पे अच्छे से, 1 लाख यूनिट्स की कॉस्ट निकल के आई है 10 लाख, ठीक है। अब देखिए अगर हम देखें क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड, फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक में कितने 15,000 यूनिट्स बच गए हैं, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक में कितने यूनिट्स बच गए, 15,000। अब इनकी कॉस्ट कितनी होगी, देखिए जब 1 लाख यूनिट्स की कॉस्ट कितनी है, 10 लाख, तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं 10 लाख डिवाइडेड बाय 1 लाख। तो ये अब हमें यहाँ पे चाहिए 15,000 की, तो कितनी निकल कर आ जाएगी, ये हमारी आ जाएगी क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स आ जाएगी 1.5 लाख, ठीक है। आई होप आपको ये छोटा सा एग्जांपल समझ आ गया होगा। 100% गाइज आपको क्वेश्चन कराते समय बहुत अच्छे से क्लियर कराऊंगा ये वाली चीजें, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपको ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक दोनों को आपको ट्रीटमेंट बता दिया। ओपनिंग स्टॉक को ऐड कर देंगे, क्लोजिंग स्टॉक को लेस कर देंगे, ये निकल कर आ जाएगा यहाँ पर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है।
कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकालने के बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, अंडर एब्जॉर्प्शन और ओवर एब्जॉर्प्शन की ट्रीटमेंट ऐड और लेस करेंगे। सर ये क्या चीज है अंडर और ओवर? फ्रेंड्स, जो यहाँ पे आपने फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स को डाला है, इसकी वजह से हमारी यहाँ पर कॉस्ट ज्यादा आ रही होगी, जिसका प्रॉफिट दूसरे वाले प्रॉफिट से मैच नहीं करेगा। तो इसलिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, ऐड और लेस करते हैं अंडर और ओवर एब्जॉर्प्शन को। अगर यहाँ पर हमारी कॉस्ट अंडर एब्जॉर्प्शन आ रही होगी तो उसको ऐड कर देंगे, और ओवर एब्जॉर्प्शन मतलब ज्यादा कॉस्ट आ रही होगी तो उसको लेस कर देंगे। ठीक है, सेम एस हम क्या कर देंगे यहाँ पर, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, ये सारी कॉस्ट को ऐड कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर लिख देंगे, ये आ जाएगी हमारी यहाँ पर निकल के टोटल कॉस्ट। ठीक है, अब टोटल कॉस्ट को किस में से माइनस कर देंगे, सेलिंग कॉस्ट, सेल्स में से। ठीक है, सेल्स में से टोटल कॉस्ट को माइनस कर देंगे तो यहाँ पे क्या निकल के आ जाएगा हमारे पास, प्रॉफिट। प्रॉफिट आ जाएगा सेल्स में से टोटल कॉस्ट को माइनस कर देंगे तो। ठीक है, इसी के साथ अब नेक्स्ट समझते हैं हम अपना इनकम स्टेटमेंट ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग। ठीक है, मार्जिनल कॉस्टिंग में क्या डिफरेंस होता है इन कंपैरिजन टू एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। ठीक है, नॉर्मली इसमें कोई डिफरेंस नहीं होता। जैसे आपने मार्जिनल कॉस्टिंग का चैप्टर पढ़ा है, उसमें शीट्स बनाते हैं, या फिर जैसे आपने देखा होगा कॉस्ट शीट बनाते हैं, बस उसी के सिमिलर है। ठीक है, देखिए क्या है, सिंपल सेल्स जैसे हमने एब्जॉर्प्शन में लिखी थी, सेम एस उसमें ही क्या लिख देंगे, सेल्स। ठीक है, अब यहाँ पे हमने लिखा था, आपने देखा होगा वहां पे फिक्स कॉस्ट ली थी, लेकिन हमें यहाँ पे कोई फिक्स कॉस्ट नहीं लेनी, यहाँ पे हमें सारी की सारी क्या लेनी है, वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, ये हो जाएगी हमारी डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड, डायरेक्ट लेबर, ये दोनों हो जाएंगे हमारी मिला के प्राइम कॉस्ट। ठीक है, फिर आ जाएंगे हमारी फैक्ट्री की कॉस्ट, कौन सी, ओनली वेरिएबल फैक्ट्री कॉस्ट लेनी है। यहाँ पर कोई भी फिक्स कॉस्ट नहीं आएगी। ठीक है, फिक्स कॉस्ट कहाँ पे आएंगी, मतलब एंड में, जैसे हम कॉस्ट शीट में लेते हैं, मतलब सीक्वेंस में ये आ जाएंगी यहाँ पर सारी वेरिएबल कॉस्ट। हमारी यहाँ पर आ जाएगी फिर कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगी हमारी कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस। अब यहाँ पे फिर से हमें क्या करना है, स्टॉक का वैल्यूएशन, मतलब अब आपने देखा होगा दोनों में डिफरेंस आपको पता लग गया होगा। यहाँ पे हम जो स्टॉक का वैल्यूएशन करते हैं उसके अंदर खाली कौन सी कॉस्ट मतलब कंसीडर की जाती है, ओनली वेरिएबल कॉस्ट। देख रहे हो आप यहाँ पे सारी की सारी वेरिएबल कॉस्ट है, लेकिन आपने वहां पे देखा होगा वहां पे वेरिएबल कॉस्ट भी थी और फिक्स कॉस्ट भी थी। ठीक है, अब आगे देखते हैं, हमारा यहाँ पर आ गया कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस के बाद ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। ये आपको बताया मैंने, या तो क्वेश्चन में गिवन होगा या फिर आप पिछले साल के आपको कुछ ना कुछ डेटा गिवन होगा ऐसा, जिससे हम निकाल सकते हैं इसको। ठीक है, फिर आ जाएगा हमारा, लेस कर देंगे हम क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड। ये भी बिल्कुल सेम है, यहाँ पे निकलेगा ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस। जो आपको लास्ट अभी थोड़ी देर पहले 10 लाख वाला एग्जांपल दिया था, वो वाला एग्जांपल सेम यहाँ पर एप्लीकेबल हो सकता है। ठीक है, बट वो यहाँ पर एप्लीकेबल होगा कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड पे। ठीक है, ऐसे ही आपकी क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन हो जाएगी। फिर ऐड और लेस करने के बाद आपके पास आएगा यहाँ पे निकल के कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब उसमें हम ऐड कर देंगे क्या, वेरिएबल अपने सारे खर्चे। कौन से सारे, मतलब बचे ही कौन कौन से, अब एडमिनिस्ट्रेशन के, सेलिंग के, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। ठीक है, ये वाली कॉस्ट बची। अब ये आ जाएंगी हमारी टोटल कॉस्ट ऑफ सेल्स। कॉस्ट ऑफ सेल्स आ जाएगी यहाँ पर। ठीक है, कॉस्ट ऑफ सेल्स क्या है, ये टोटल वेरिएबल कॉस्ट है हमारी। ठीक है, क्या है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट जितनी भी है। आपने देखा होगा यहाँ पर अभी तक हमने सारी की सारी कौन कौन सी, सारी वेरिएबल कॉस्ट हमने कंसीडर कर लिए हैं यहाँ पर। ठीक है, अब सारी वेरिएबल कॉस्ट आपने पता है आपको, मतलब सारी मतलब टोटल वेरिएबल कॉस्ट, सेल्स में से हम वेरिएबल कॉस्ट माइनस करते हैं तो क्या निकल कर आता है हमारा, कंट्रीब्यूशन। ये आपने मार्जिनल कॉस्टिंग के चैप्टर में बहुत अच्छे से फॉर्मूला भी पढ़ा होगा, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है, कंट्रीब्यूशन। ठीक है, ये वाला आ जाएगा हमारा यहाँ पे निकल के। ये कुछ नहीं है, बस एक कॉस्ट शीट को प्रेजेंट करने का तरीका है, वरना आप देखोगे तो टोटल कॉस्ट ही माइनस हो रही है। वहां पे हमने क्या करा था, टोटल कॉस्ट माइनस कर दी थी, यहाँ पर हम कंट्रीब्यूशन निकाल के दिखा रहे हैं, क्योंकि जो मार्जिनल कॉस्टिंग का कंसेप्ट होता है उसमें कंट्रीब्यूशन का बहुत बड़ा रोल प्ले होता है। तो यहाँ पे सिंपल सेल्स माइनस ऑल वेरिएबल कॉस्ट कर देंगे तो कंट्रीब्यूशन निकल के आ जाएगी। ठीक है, अब कंट्रीब्यूशन में से हम क्या माइनस करेंगे, कंट्रीब्यूशन में से सिंपल क्या माइनस करेंगे, फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट यहाँ पे सारी की सारी आ जाएंगी, प्रोडक्शन, एडमिनिस्ट्रेशन, सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ पे फैक्ट्री वगैरह सारे रिलेटेड, क्योंकि हमने ऊपर कोई भी फिक्स कॉस्ट नहीं ली तो यहीं पे आ जाएंगी सारी की सारी कॉस्ट। ठीक है, इसको यहाँ पे लेस करने के बाद क्या निकल कर आएगा हमारे पास, नेट प्रॉफिट। ठीक है, यहाँ पर ये नेट प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर कोई एडजस्टमेंट नहीं होती जैसे हमने पीछे करी थी अंडर एब्जॉर्प्शन और ओवर एब्जॉर्प्शन की। क्यों, क्योंकि हमने ऐसी कोई यहाँ पर ऊपर फिक्स्ड कॉस्ट ही नहीं लिखी जो हमें यहाँ पर अंडर और ओवर की एडजस्टमेंट करनी पड़े। ठीक है, अब आपको यही दोनों
शीट्स को अच्छे से क्वेश्चंस में अप्लाई करके दिखाता हूं, ठीक है, जो इजीली आप समझ सको और आपको क्वेश्चंस में अच्छे से अप्लाई हो जाएगी। ठीक है, ये थी आपकी एब्जॉर्प्शन और मार्जिन की बेसिक्स की क्लास। ठीक है, जस्ट आपको आप ये वाले नोट्स उतार सकते हैं जो आपको क्वेश्चंस में कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, अब देखेंगे हम इसकी नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चंस के साथ। ठीक है, आपको कम से कम 5 क्वेश्चंस में प्रैक्टिस कराऊंगा अच्छे से। ओके, थैंक यू।